वीडियो बनाते समय हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने में ज्यादा जोर रहता है, साथ ही यह भी प्रयास रहता है कि सभी स्तर के विद्यार्थियों को समझ में आ जावे। कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो सीधे एक्सरसाइज के प्रश्न हल करते हैं। ऐसा करने से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है, याददाश्त पर निर्भर रहना पड़ता है। जबकि हमारा प्रयास होता है कि कॉन्सेप्ट इतना क्लियर कर दें कि एक्सरसाइज के प्रश्न करने में ज़्यादा सपोर्ट की आवश्यकता न हो तथा नए प्रश्न आने पर भी उसे हल करने की क्षमता आ जावे। परिमेय संख्याओं को जानने से पहले अन्य संख्याओं को जानना भी आवश्यक है। अंकों की खोज आदिमानव के विकास के साथ साथ ही हुई। जब आदिमानव पशुपालन, कृषि इत्यादि करने लगा तब उनके सामने एक समस्या आने लगी। उनके पशुओं की संख्या एक दो कम हो जाने पर उन्हें पता नहीं चलता था। जब पशु बहुत कम बचते तब पता चलता, तब तक बहुत देर हो चुकी होती थी। यह इसलिए होता था कि वह उनकी गिनती नहीं कर सकते थे। उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए प्रत्येक पशु के लिए एक पत्थर रखना शुरू किया। पशुओं को वापस लाते समय प्रत्येक पशु के बदले एक पत्थर हटा लिया करते थे। उसमें भी समस्या आई क्योंकि वे पत्थरों को सुरक्षित नहीं रख सकते थे। पत्थरों के गुम जाने के कारण समस्या का पूरा समाधान नहीं हो पाया। इसके लिए उन्होंने चट्टानों पर निशान लगाना शुरू किया। पशुओं को वापस लाते समय निशान को मिटा दिया करते थे। यदि कोई निशान शेष रह जाता तो वह समझ जाते कि कुछ पशु नहीं आए हैं और उन्हें खोज कर ले आते थे। पीढ़ी दर पीढ़ी विकास करते हुए संकेतों का उपयोग करने लगे। वहीं संकेतों के विकसित रूप संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि के रूप में हम उपयोग करते हैं। इन्हें प्राकृत संख्याओं के नाम से जाना जाने लगा। इसमें शून्य नहीं होता। इसकी कमी को पूर्ण कर दिया जाए तो हमें पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4 इत्यादि प्राप्त होती हैं। इनमें ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया गया। इन्हें पूर्णांक नाम दिया गया। इतने से भी काम नहीं चला। हमें वस्तुओं के किसी हिस्से को दर्शाने के लिए भिन्न संख्या जैसे 3/4, 2/3 इत्यादि का प्रयोग करना पड़ता है। इतने से ही काम नहीं चलता। जैसे कुछ समीकरण 2x = 3 का हल 3/2 होता है जो कि पूर्णांक नहीं है। इसी प्रकार समीकरण 5x धन 7 = 0 को हल करने के लिए ऋण 7/5 की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की संख्याओं को भी शामिल करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक हो तथा q शून्य न हो, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे 2/5 3/4 6/7 इत्यादि। अब प्रश्न उठता है कि क्या 0, 7, 5 इत्यादि परिमेय संख्याएं नहीं हैं? यदि इन्हें 0/1 7/1 5/1 के रूप में लिखा दें तो ये p/q के रूप में हो जाते हैं। इसलिए 0, 7, 5 इत्यादि भी परिमेय संख्याएं हैं। प्रकृति में बहुत से उदाहरण मिलते हैं। जैसे कुत्ते का बच्चा कुत्ता ही होता है, सुअर का बच्चा सुअर ही बनता है। यह गुण समृद्ध कहलाता है। इसी प्रकार दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या ही होती है। अतः पूर्ण संख्याएं योग के लिए समृद्ध होती हैं। पूर्ण संख्याओं को घटाएं, क्या पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है? हमेशा नहीं। जैसे 3 में से 5 घटाने पर ऋण 2 आता है जो पूर्ण संख्या नहीं है। अब कोई भी दो पूर्ण संख्या लेते हैं जैसे 3 और 5। 3 को 5 से गुणा करने पर 15 प्राप्त होता है जो कि पूर्ण संख्या है। अतः गुणा के लिए पूर्ण संख्याएं समृद्ध होती है। अब प्रश्न उठता है कि क्या भाग के लिए पूर्ण संख्याएं समृद्ध हैं?
हम देखते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं का भाग करने पर हमेशा पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती, जैसे 5 में 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, अतः भागफल पूर्ण संख्या नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं भाग के लिए समवृत्त नहीं हैं। अब हमें परिमेय संख्याओं के लिए समवृत्त गुण की जांच करना है। 3/7 धन 2/7 बराबर 3 धन 2/7 5/7 प्राप्त संख्या 5/7 एक परिमेय संख्या है। कुछ अन्य संख्याओं के लिए भी इसी प्रकार जांच कीजिए। अतः हम कह सकते हैं कि योग के लिए परिमेय संख्याएं समवृत्त होती हैं। अब 2/5 में से 4/5 को घटाकर देखते हैं। 2/5 ऋण 4/5 बराबर 2 ऋण 4/5 बराबर ऋण 2/5 प्राप्त संख्या ऋण 2/5 भी एक परिमेय संख्या है। कुछ अन्य संख्याओं के लिए भी इसी प्रकार जांच कीजिए। अतः हम कह सकते हैं कि घटाने के लिए परिमेय संख्याएं समवृत्त होती हैं। क्या दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय संख्या है? 3/4 गुणा 5/7 3 गुणा 5/4 गुणा 7 बराबर 15/28 गुणफल 15/28 भी एक परिमेय संख्या है। कुछ अन्य संख्याओं के लिए भी इसी प्रकार जांच कीजिए। अतः हम कह सकते हैं कि गुणा के लिए परिमेय संख्याएं समवृत्त होती हैं। क्या भाग के लिए परिमेय संख्याएं समवृत्त होती हैं? ऋण 5/3 भाग 2/5 बराबर ऋण 5 गुणा 5/3 गुणा 2 बराबर ऋण 25/6। कुछ अन्य संख्याओं के लिए जांच कीजिए। एक परिमेय संख्या को शून्य से भाग करिए। किसी भी संख्या में शून्य का भाग परिभाषित नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि भाग के लिए परिमेय संख्याएं समवृत्त नहीं होती, किंतु यदि हम शून्य को शामिल न करें तो दूसरी सभी परिमेय संख्याएं भाग के लिए समवृत्त होती हैं। आगे बढ़ने से पहले हमें समवृत्त शब्द का अर्थ जान लेना चाहिए, क्योंकि गणित में बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ सामान्य बोलचाल की भाषा में उपयोग नहीं किया जाता है, जिस कारण उन्हें समझने में दिक्कत होती है। यदि उन शब्दों को समझ लिया जाए तो कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो जाता है। समवृत्त का अर्थ होता है बंद। अंग्रेजी में इसके लिए शब्द है क्लोज। जैसा पहले हमने चर्चा किया है कि कुत्ते का बच्चा कुत्ता होता है, अर्थात कुत्ता बड़ा होकर कुत्ता ही बनता है। कोई कुत्ते का बच्चा बकरी हो सकता है, क्या नहीं हो सकता? अतः एक चक्र पूरा होता है, चक्र बंद वक्र होता है। इसी प्रकार यदि दो परिमेय संख्याओं में संक्रिया की जाए तो जो संख्या प्राप्त होती है उस संख्या को देखें, क्या वह परिमेय संख्या है? यदि हाँ तो परिमेय संख्या उस संक्रिया के लिए समवृत्त होगी। संख्याओं की बात करें तो जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग 4 प्रकार की संक्रियाएं की जाती हैं। अर्थात जब भी हम समवृत्त गुण की जांच करते हैं तो हमें एक संक्रिया लेकर सभी प्रकार की संख्याओं को लेना होता है। धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं एवं शून्य। क्रम विनिमयता का कॉन्सेप्ट बहुत ही सरल है। यदि आप अपने दोस्त पप्पू और टन्नू को फोन कॉल करना चाहते हैं तो आप पहले पप्पू को कॉल कर बाद में टन्नू को कॉल कर सकते हैं। दोनों स्थितियां संभव है, इसलिए कॉल करना क्रम विनिमय है। किंतु यदि आपको जूते मोजे पहनना है तो आपको पहले मोजे पहनना होगा फिर जूते। इसका उल्टा नहीं किया जा सकता, यह स्थिति संभव नहीं है, इसलिए जूते मोजे पहनना क्रम विनिमय नहीं है। इसलिए जहां क्रम बदलने पर परिणाम में कोई अंतर न हो वहां क्रम विनिमयता है।
पूर्ण संख्याओं के लिए क्रम विनिमयता 2 पूर्ण संख्याएं 5 और 3 लीजिए। 5 में से 3 को घटाएं 2 प्राप्त होता है। इसका उल्टा कीजिए। 3 में से 5 घटाने पर ऋण 2 प्राप्त होता है। दोनों स्थितियों में उत्तर अलग अलग प्राप्त होता है। इसलिए पूर्ण संख्याओं के लिए घटाना क्रम विनिमय नहीं है। घटाना को व्यवकलन भी कहते हैं, इसलिए इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं के लिए व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं है। क्या पूर्ण संख्याओं के लिए योग क्रम विनिमय है? यहाँ वीडियो रोककर विचार कीजिए। जिनका उत्तर हाँ है वे सही हैं। इसी प्रकार विचार कीजिए, क्या पूर्ण संख्याएं गुणा के लिए क्रम विनिमय है? कोई भी 2 संख्याओं को लीजिए, उन्हें गुणा कीजिए, उनका क्रम बदलकर गुणा कीजिए। हम देखते हैं कि दोनों गुणनफल समान प्राप्त होता है। 2 संख्याओं में से एक को 0 ले सकते हैं, तब दोनों स्थितियों में गुणनफल 0 प्राप्त होता है, अर्थात गुणनफल बराबर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि गुणा के लिए पूर्ण संख्याएं क्रम विनिमय है। 2 संख्याएं 6 एवं 2 लेते हैं। 6 में 2 का भाग देने पर 3 प्राप्त होता है, परंतु इसका उल्टा 2 में 6 का भाग देने पर 1/3 प्राप्त होता है। निश्चित ही 3 और 1/3 अलग अलग संख्याएं हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं भाग के लिए क्रम विनिमय नहीं है। परिमेय संख्याओं में क्रम विनिमयता। क्या परिमेय संख्याएं योग के लिए क्रम विनिमय है? परिमेय संख्याओं को क्रम बदलकर जोड़ते हैं। ऋण 2/3 एवं 5/7 को जोड़ा जाए तो 1/21 प्राप्त होता है। उल्टे क्रम से लेकर जोड़ा जाए, पहले 5/7 उसके बाद ऋण 2/3, तब भी योगफल 1/21 ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार 2 अन्य संख्या ऋण 6/5 एवं ऋण 8/3 को लीजिए। इन दोनों का योग क्या प्राप्त होता है? फिर इन्हें उल्टे क्रम से लेकर जोड़िए, योगफल क्या प्राप्त होता है? हम पाते हैं कि दोनों ही स्थितियों में योगफल समान प्राप्त होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं योग के लिए क्रम विनिमय है। अतः किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं ए तथा बी के लिए धन b बराबर b धन a। क्या परिमेय संख्याएं व्यवकलन के लिए क्रम विनिमय हैं? 2/3 में से 5/4 घटाएं। अब इसका उल्टा 5/4 में से 2/3 घटाएं। क्या दोनों स्थिति में उत्तर समान प्राप्त होता है? नहीं। अतः हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं व्यवकलन के लिए क्रम विनिमय नहीं है। गुणन के लिए क्रम विनिमयता। परिमेय संख्याओं का गुणन बहुत ही आसान है। अंश का अंश से गुणा करते हैं तथा हर का हर से गुणा करते हैं। आप देखेंगे कि दोनों स्थितियों में गुणनफल समान प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं के लिए गुणन क्रम विनिमय है। यदि 2 संख्याएं a तथा b हो तो a गुना b बराबर b गुणा a होता है। क्या भाग के लिए परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय है? ऋण 5/4 में 3/7 का भाग करें। अब 3/7 में ऋण 5/4 का भाग करें। क्या दोनों स्थिति में भागफल समान प्राप्त होता है? नहीं, भागफल अलग अलग प्राप्त होता है। इसलिए परिमेय संख्याओं के लिए भाग क्रम विनिमय नहीं है। अब अपना मूल्यांकन स्वयं करें। परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय है। योग के लिए b गुणा के लिए c व्यवकलन के लिए d भाग के लिए ई सभी के लिए पूर्ण संख्याएं समवृत्त है। योग के लिए b व्यवकलन के लिए c गुणा के लिए d भाग के लिए ई सभी के लिए
यहाँ वीडियो रोककर सही उत्तर चुनिए। एक से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं। इनमें से कौन कौन सी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं? 0 b ऋण 7 c 11/5 t ऋण 5/7 उपरोक्त सभी परिमेय संख्याएं समवृत्त होती है। योग के लिए बी, व्यवकलन के लिए सी, गुणा के लिए डी, भाग के लिए उपरोक्त सभी के लिए एफ ए बी सी। यहाँ वीडियो रोककर सही उत्तर चुनिए। एक से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं। अब अपने उत्तर की जांच कीजिए। सही उत्तरों की संख्या के आधार पर स्वयं निर्णय लें कि फिर से वीडियो देखना है या नहीं। आपने वीडियो को अंत तक देखा, निश्चित ही आप एक अच्छे स्टूडेंट या शिक्षक हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करें।